हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे एक्सपेक्टेड एडिक्विटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए जनरल अवेयरनेस के दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, उस टाइप के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। इससे पहले हमने बहुत सारे सब्जेक्ट कवर किए थे। अब ये है, इस वीडियो में रहने वाला है पॉलिटी क्लास 12 एनसीईआरटी एमसीक्यू। हम कर रहे हैं क्लास 6 से लेके 12 तक के जो भी एमसीक्यू बनते हैं, काफी यूजफुल है। देखो, सेम कंटेंट आपको कहीं से मिल जाएगा, जो प्रीवियस ईयर रिलेशन का रट्टा मरवा रहे हैं, कहीं से ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन दोस्तों अक्सर एग्जाम में बनते हैं, वो क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं। रिपीटेड क्वेश्चन तो हर जगह आपको मिल जाएगा, ये क्वेश्चन दोस्तों आपको हर जगह अवेलेबल नहीं होंगे, ये बेस्ड है एनसीईआरटी के ऊपर। अगर अलग टाइप का पैटर्न बनेगा, एनसीईआरटी से ही बनेगा, जैसे कि फेज 13 में क्वेश्चन बने थे स्टेटमेंट वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। पॉलिटी क्लास 12। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के राष्ट्रपति कौन थे? तो ध्यान रखेंगे, क्यूबा मिसाइल संकट 1962 1962 में हुआ था, और इस दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम है जॉन एफ कैनेडी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, द्वितीय विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा देश मित्र देशों की सेना का भाग था? दोस्तों ध्यान रखेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र मुख्य रूप से उन देशों से बने थे जो दूरी राष्ट्रों के विरोध में थे, जैसे कि जर्मनी, इटली और जापान इनके विरोध में थे। इसमें शामिल है फ्रांस और शामिल है ब्रिटेन। इटली नहीं है, इटली आएगा दूरी राष्ट्र में, ना कि मित्र राष्ट्र में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। एक और दो, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है ये बताना है। फर्स्ट कहता है, शीत युद्ध के दौर में महाशक्तियों के बीच संघर्ष का मुख्य क्षेत्र एशिया प्रशांत बन गया। पहली स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। ध्यान रखेंगे, शीत युद्ध के दौरान संघर्ष के कई क्षेत्र थे दोस्तों, जिनमें यूरोप यूरोप सॉरी यूरोप में जैसे बर्लिन, जर्मनी, क्यूबा मिसाइल संकट और वियतनाम जैसे कई स्थान शामिल थे, ना कि मुख्य क्षेत्र सिर्फ एशिया प्रशांत बन गया। ये गलत है। सेकंड, महाशक्तियों ने अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग कभी भी देशों के अपने गठबंधनों में ले आने के लिए नहीं किया। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में गलत है। ध्यान रखेंगे, शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों ने अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने और देशों को अपने गठबंधन में शामिल करने के लिए सैन्य दबाव डाला था और हस्तक्षेप किया था। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। राइट आंसर होगा डी, न तो एक न ही दो सही है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस संगठन ने विकास के लिए एक नई व्यापार नीति की ओर नामक एक रिपोर्ट प्रस्तुत की? इसका राइट आंसर होगा, ये प्रस्तुत की थी व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीटीएडी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार और विकास रणनीतियों पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखना आपको। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, सामरिक आयुध कटौती संधि सेकंड टार्ट सेकंड पर निम्नलिखित किन दो देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए? ध्यान रखेंगे, सामरिक आयुध कटौती संधि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टार्ट 2, 3 जनवरी 1993 में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और रूस द्वारा इस पे सिग्नेचर किए गए थे। और इस संधि का जो मेन पर्पस था, उद्देश्य था, ये था आक्रामक हथियारों को कम करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूएसए तथा रूस। क्वेश्चन नंबर 6, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर निम्न के बाद अस्तित्व में आया? ध्यान रखेंगे दोस्तों, सोवियत संघ यूएसएसआर का गठन 1922 में हुआ था, जो 1917 की रूसी क्रांति के बाद की घटनाओं का एक परिणाम था। किसके बाद आया था? रूसी क्रांति के बाद, 1917 के बाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन यूएसएसआर की राज्य की प्रकृति को दर्शाता है? और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुने। पहला कहता है न्यूनतम नौकरशाही, मतलब कि लेस
क्रास्टिसेशन, ये अपने आप में स्टेटमेंट गलत है। आपको ध्यान रखना है सोवियत संघ में अत्यधिक केंद्रित और विस्तृत क्या थी दोस्तों, हाई ब्यूरोक्राटिसेशन थी, जो कह सकते हैं राज्य के हर पहलू को कंट्रोल करती थी। ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। जवाबदेही का उच्च स्तर, हाई लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये भी स्टेटमेंट अपने आप में गलत है, ध्यान रखना है। सोवियत संघ में सरकार और उसके अधिकारियों की जनता के प्रति जवाबदेही बहुत कम थी, शक्ति कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में ही क्या थी, केंद्रित थी, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, लोकतंत्र की कमी तथा बोलने की स्वतंत्रता का अभाव, ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, क्योंकि सोवियत संघ एक अधिनायकवादी शासन प्रणाली थी, जहां लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विशेषकर बोलने की स्वतंत्रता का अभाव था और असहमति पर दबाव डाला जाता था। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ की दूसरी दुनिया के पतन से संबंधित परिणाम है? सही उत्तर का चयन करें। क्या हमें बताना है सोवियत संघ की दूसरी दुनिया के पतन से संबंधित परिणाम। फर्स्ट है दोस्तों शीत युद्ध के टकराव का अंत। ध्यान रखेंगे सोवियत संघ के विघटन से शीत युद्ध, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संघर्ष था, वो समाप्त हो गया। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। सेकंड, विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं शक्तिशाली बन गई। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में ठीक है। सोवियत संघ के पतन के बाद विश्व बैंक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं शक्तिशाली बन गई, अपने आप में ठीक है। कई नए देशों का उद्भव, ये भी दोस्तों ठीक है, क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप 15 नए गणराज्यों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई और इससे नए देशों का उदय हुआ, बहुत सारे नए देशों का उदय हुआ। ये भी अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है। फर्स्ट, 1990 के दशक में लाई गई शॉक थेरेपी ने पूर्व यूएसएसआर राज्यों के लोगों को बड़े पैमाने पर खपा लिया। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। आपको ध्यान रखना है 1990 के दशक में रूस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में शॉक थेरेपी लागू हुई थी, जिसका उद्देश्य राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन करना था। और इसके परिणाम स्वरूप दोस्तों क्या हुआ, कीमतें तेजी से बढ़ी और सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता बंद हो गई, जिससे बड़ी संख्या में लोग गरीब हो गए और मध्यम वर्ग का महत्व कम हो गया था। ये रिप्रेजेंट करता है कि शॉक थेरेपी ने पूर्व यूएसएसआर राज्यों के लोगों को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया, इंपैक्ट डाला, ये अपने आप में ठीक है। सेकंड, पश्चिम द्वारा प्रायोजित शॉक थेरेपी पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया तथा लोगों पर आपदा बनकर टूट पड़ी। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, दोनों सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है। फर्स्ट, पूर्व सोवियत गणराज्यों में से अधिकांश संघर्षग्रस्त हैं तथा कई में गृह युद्ध एवं विद्रोह हुए हैं। पहली स्टेटमेंट ध्यान रखना अपने आप में ठीक है। सोवियत संघ के पतन के बाद कई सोवियत गणराज्यों में जातीय संघर्ष, गृह युद्ध और अलगाववादी आंदोलन हुए थे, जैसे कि बहुत सारे देश हैं, जैसे कि जॉर्जिया, अजरबैजान, मालदोवा और तजाकिस्तान। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। सेकंड, यूक्रेन के चेचन्या तथा दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए। ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र चेचन्या और दागिस्तान ये रूस के अंदर आते हैं, ना कि यूक्रेन के अंदर। हालांकि इनमें क्षेत्रों में हिंसक और अलगाववादी आंदोलन हुए थे, लेकिन किसके अंदर आते हैं, रूस के, तो इसलिए ये कह सकते हैं गलत है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, यूएसएसआर के साथ भारत के संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा उत्तर सही है वो बताना है। पहला, यूएसएसआर ने भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम जैसे स्टील संयंत्रों तथा भारत के हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जैसे मशीनरी संयंत्रों के लिए सहायता और तकनीकी सहायता दी थी। दोस्तों ये आपको याद करना है अपने आप में, स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड, सोवियत संघ ने संयुक्त राज्य राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे पर भी भारत की स्थिति का समर्थन किया था। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। थर्ड,
सोवियत संघ में हिंदी फिल्में तथा भारतीय संस्कृति लोकप्रिय थी दोस्तों। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में ठीक है। सोवियत संघ ने राज कपूर जैसे भारतीय अभिनेताओं की फिल्मों को काफी लोकप्रिय माना था और भारतीय संस्कृति को भी काफी सराहा था। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, अगस्त 1990 में जब इराक ने कुवैत पर हमला किया था, उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगस्त 1990 में जब इराक ने कुवैत पर हमला किया था, उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जिनका नाम है, ध्यान रखना आपको, जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, अपने आतंक पर वैश्विक युद्ध के एक भाग के रूप में अमेरिका ने अलग अल कायदा तथा पाकिस्तान स्थित तालिबान शासन के विरुद्ध ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम शुरू किया था। पहली स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, जिसे बोलते हैं ओईएफ, 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद आतंक पर वैश्विक युद्ध के एक हिस्से के रूप में इसको शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य अल कायदा और अफगानिस्तान में तालिबान शासन को निशाना बनाना था, जो अल कायदा को पनाह दे रहा था। ये सॉरी दोस्तों, ये स्टेटमेंट गलत है। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान होना था, ये पाकिस्तान है, ठीक है, इस वजह से कंफ्यूजन है। क्या होना था यहाँ पे? अफगानिस्तान है, ना कि पाकिस्तान में, तो ये गलत है। फिर कहेंगे गलत है, यहाँ पे क्या है? पाकिस्तान है। मैं सोच गया था अफगानिस्तान, ये गलत है। सेकंड, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम बिल क्लिंटन के राष्ट्रपति काल के दौरान शुरू किया गया था। ये स्टेटमेंट गलत है। उस टाइम राष्ट्रपति थे दोस्तों, ध्यान रखना आपको। ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम जॉर्ज डब्ल्यू बुश के राष्ट्रपति काल के दौरान इसको शुरू किया गया था। ये स्टेटमेंट गलत है, ना कि बिल क्लिंटन। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन मार्शल प्लान के संदर्भ में सही है? ध्यान रखेंगे आप, मार्शल प्लान को यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, यूरोपीय पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के नाम से। और ये ध्यान रखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए यूएसए के द्वारा शुरू की गई एक पहल थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय विश्व युद्ध के विध्वंस के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण की योजना। क्वेश्चन नंबर 15, मास्ट्रिच संधि निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप, मास्ट्रिच संधि, जिसे यूरोपीय संधि के नाम से जाना जाता है। ये यूरोपीय संघ की स्थापना और विकास से संबंधित है। आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ संधि के रूप में भी जानी जाती है। इस संधि पर 1992 में दोस्तों नीदरलैंड के मोस्ट्रिच में सिग्नेचर हुए थे, और ये इम्पैक्टिव हुई थी 1993 में, इफेक्टिव हुई थी 1993 में। राइट आंसर होगा, संबंधित है यूरोपीय संघ से। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया का हिस्सा है? पहला भूटान, ध्यान रखेंगे, दक्षिण एशिया का हिस्सा है, ये माना जाता है। मालदीव दक्षिण एशिया का हिस्सा है दोस्तों। श्रीलंका भी दक्षिण एशिया का हिस्सा है, लेकिन म्यांमार नहीं है। म्यांमार आता है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, ठीक है, इसे दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं माना जाता, दक्षिण पूर्व एशिया में ये, इसीलिए ये नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 2 3। ठीक है, दक्षिण एशिया में जैसे कि भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ये सारे शामिल है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस कारक ने पाकिस्तान में सैन्य शासन को प्रोत्साहित किया है? पहला, सेना, धर्मगुरु तथा जमींदार अभिजात वर्ग का जबरदस्त सामाजिक वर्चस्व। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। सेकंड, भारत के साथ लंबा संघर्ष दोस्तों, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है कि भारत से लंबा संघर्ष रहा है पाकिस्तान का, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताओं ने सेना को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर दिया, जिससे सैन्य शासन को बढ़ावा मिला, अपने आप में कह सकते हैं, ठीक है। विदेशी शक्तियों की भूमिका, कुछ दोस्तों विदेशी शक्तियों ने भी पाकिस्तान की राजनीति में हस्तक्षेप किया है, जिससे सैन्य शासन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी। ये भी स्टेटमेंट, जैसे चाइना ने चाइना बार बार क्या करता है? इंटरफेयर करता है। ये अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है।
ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी। तो राइट आंसर करेंगे हम ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कहता है निर्णय लेने की प्रक्रिया में IMF के सभी सदस्यों की मत का समान महत्व होता है। पहली स्टेटमेंट दोस्तों, समान महत्व नहीं होता, ध्यान रखेंगे। सदस्य देशों के वोटिंग अधिकार उनके कोटा आर्थिक आकार के अनुसार निर्धारित होते हैं, जिससे कि बड़ी अर्थव्यवस्थाएं वाले देश है जो उनका जो इम्पैक्ट अधिक रहता है। ये नहीं कहते सभी को समान महत्व होता है, ये सभी का समान महत्व नहीं होता, ये गलत है। सेकंड, IMF के लिए उन वित्तीय संस्थानों एवं विनियमों की देखरेख करना भी अनिवार्य होता है जो विभिन्न देशों में उपराष्ट्रीय सत्रों पर कार्य करते हैं। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि सीधे तौर पर विभिन्न देशों में उपराष्ट्रीय सत्रों पर कार्य करना या करने वाले वित्तीय संस्थानों और विनियमों की देखरेख नहीं करता है, बल्कि यह क्या करता है, सदस्य देशों को व्यापक आर्थिक नीति, कर नीति, वित्तीय क्षेत्र स्थिरता आदि इन सभी टेक्नोलॉजी में सहायता प्रदान करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। पहली भी गलत थी, ये भी गलत है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा संगठन संयुक्त राष्ट्र के दायरे से बाहर है? पहला WHO दोस्तों, ये WHO है जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करती है, ये अंडर में आएगा। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHCR, ये भी दोस्तों क्या है, एक एजेंसी है UNO की, यूनाइटेड नेशन की, संयुक्त राष्ट्र की, जो दुनिया भर में शरणार्थियों की सुरक्षा और सहायता के लिए जानी जाती है। ये भी इसके अंदर आएगा। आपको ये कौन सा दायरे से बाहर है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। दोस्तों जो IMF है, ये कुछ हद तक तो हिस्सा है इसका संयुक्त राष्ट्र का, लेकिन स्वतंत्र रूप से काम करता है। ये राइट आंसर करेंगे हम ऑप्शन सी। ये संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा है, लेकिन कुछ हद तक स्वतंत्र रूप से काम करता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर करेंगे सी, लेकिन ये डिपेंड करेगा एग्जामिनर के ऊपर कि उसने ऑप्शन कौन सा माना है। ऑप्शन डी भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कहता है कौन सा सही है बताना है। यूएनएससी की संरचना संयुक्त राष्ट्र में सुधारों को लेकर भारत की प्रमुख चिंताओं में से एक रही है। अपने आप में पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। ध्यान रखेंगे, भारत में लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की संरचनाओं में सुधार की वकालत करता रहा है, जिससे स्थायी सदस्य का विस्तार भी शामिल है। ये अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। यह दुनिया भर में समान प्रतिनिधित्व वाले UNSC के विस्तार के पक्ष में है। ध्यान रखना आपको, ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सी है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन से शक्ति संतुलन बनाए रखने की रणनीति के आयाम है? फर्स्ट, सैन्य शक्तियों का निर्माण दोस्तों, ये भी अपने आप में ठीक है, क्योंकि जब प्रतिद्वंदी राज्यों से खतरा हो उसके लिए सैन्य शक्ति को मजबूत करना क्या है दोस्तों, एक राष्ट्र के लिए शक्ति संतुलन बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। पहली स्टेटमेंट ठीक है। अन्य बड़े देशों के साथ अच्छे संबंध दोस्तों, ये भी ठीक है। आर्थिक एवं तकनीकी शक्ति को बढ़ाना, ये भी ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। लॉजिकली सोच सकते हो, ठीक है, इसमें कुछ बताने वाली जरूरत नहीं है, सभी के सभी होने चाहिए। कह सकते हैं आज की कहावत है कि शक्ति के बिना आज के टाइम में शांति नहीं है। अगर किसी देश में शक्ति नहीं होगी, पावर नहीं होगी, हथियार नहीं होंगे, एक एटॉमिक कह सकते हैं पावर नहीं होगा देश, तो शक्ति के बिना शांति नहीं आ सकती, क्योंकि लोग ये कहते हैं वो देश तभी डर के रहेंगे पड़ोसी देश, अगर अगर उनको डर रहेगा मन में। बाकी आप समझदार हो, ठीक है। ये चीजें अभी जैसे कि आपको पता है, अभी जो हमला हुआ था पहलगाम का, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से कड़ा प्रहार किया उनके ऊपर। अभी क्या है, माहौल शांत है, वरना ये चीजें चलती रहेंगी। जब तक नहीं करेगा इंसान, इंसान कब तक सहन करेगा।
इस तरह से बिना शक्ति के आज के टाइम में शांति नहीं है, ये आप कह सकते हैं। अगर पड़ोस में भी ये चीज लागू होती है, अगर कम इंसान को ना, जो शरीफ इंसान है उसको ज्यादा ही कुछ हल्का सोच लेते हैं लोग। पड़ोसियों को भी जब डर रहता है ना, तभी वो ज्यादा पंगा नहीं लेते। ये हर जगह लागू होती है। शक्ति के बिना शांति नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। औपनिवेशिक शासन के मुक्त हुए नए स्वतंत्र देशों को बाहरी एवं आंतरिक दोनों ही तरह की सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये स्टेटमेंट अपने आप में दोस्तों ठीक है, क्योंकि औपनिवेशिक शासन के मुक्त हुए नए स्वतंत्र देशों को अक्सर इन सभी चीजों का, जैसे कि सीमा विवाद, पड़ोसी देशों से संबंध, आंतरिक जातीय संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक चुनौतियां, इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है या पड़ता था। ये स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड, नए स्वतंत्र देशों के लिए 1946 तथा 1991 के बीच अवधि आंतरिक सुरक्षा के विषयों के संदर्भ में अपेक्षाकृत शांति थी। ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, क्योंकि 1946 से 91 के बीच अवधि, जिसे शीत युद्ध काल भी कहा जाता है, नए स्वतंत्र देशों के लिए आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में अपेक्षाकृत शांति नहीं थी। ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओनली ए इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, लिमिटस टू ग्रोथ 1972 में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया था? आपको ध्यान रखना है, लिमिटस टू ग्रोथ 1972 में 1972 में प्रकाशित हुई थी, और ये रिपोर्ट क्लब ऑफ रोम के द्वारा प्रकाशित, कह सकते हैं पब्लिश की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लब ऑफ रोम। क्वेश्चन नंबर 24, पर्यावरणीय आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है वो बताना है। पहला, उत्तर के विपरीत दक्षिण में अधिकांश पर्यावरणीय मुद्दे इस धारणा पर आधारित हैं कि लोग जंगलों में रहते हैं। ये स्टेटमेंट दोस्तों अपने आप में ठीक है। इस धारणा पर आधारित है कि लोग जंगलों में रहते हैं और अपनी आजीविका के लिए उन पर निर्भर हैं। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, दक्षिण के लिए और उत्तर के लिए। सेकंड, जंगल उन्मुख दृष्टिकोण ऑस्ट्रेलिया, स्कैंडिनेविया, उत्तरी अमेरिका और न्यूजीलैंड में प्रमुख रहे हैं। ये दोस्तों अपने आप में ठीक है। वन्य क्षेत्र के बारे में, जंगल उन्मुख दृष्टिकोण ऑस्ट्रेलिया, स्कैंडिनेविया एवं उत्तरी अमेरिका और न्यूजीलैंड में प्रमुख रहे हैं। ये स्टेटमेंट ठीक है, ये भी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, जिसे प्राय आर्थिक वैश्वीकरण कहा जाता है, वह सामान्यतया विश्व के विभिन्न देशों के बीच अधिक आर्थिक प्रवाह का शामिल होना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है वो चुनना है। फर्स्ट, अन्य देशों के आयात की अनुमति देने पर विभिन्न देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को कम कर दिया गया है। ये स्टेटमेंट दोस्तों वैश्वीकरण की अवधारणा के अनुरूप है, क्योंकि ध्यान रखेंगे, जो सीमाओं के पार वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए मुक्त व्यापार और कम व्यापार बाधाओं को बढ़ावा देता है। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। अन्य देशों के आयात की अनुमति देने पर विभिन्न देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को कम कर दिया गया है। सेकंड, सभी देशों के बीच पूंजी की आवाजाही पर प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। ये दोस्तों आर्थिक वैश्वीकरण के उल्टा दिया हुआ है, क्योंकि आमतौर पर विदेशी निवेश और वित्तीय एकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजी प्रवाह पर प्रतिबंधों में कमी की गई थी, ना कि बढ़ा दिया। ये गलत है। विकसित देशों ने यह सुनिश्चित करने के लिए वीजा नीतियों के साथ अपनी सीमाओं का सावधानीपूर्वक संरक्षण किया है कि दूसरे देश के नागरिक उनके स्वयं के नागरिकों की नौकरियां नहीं छीन सकते। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा 1 और 3, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, वैश्वीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, वैश्वीकरण विशुद्ध रूप से एक आर्थिक परिघटना है। ये दोस्तों स्टेटमेंट गलत है। ध्यान रखेंगे, वैश्वीकरण वैश्वीकरण केवल एक आर्थिक परिघटना नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू भी शामिल होते हैं। वैश्वीकरण 1991 में वैश्वीकरण शुरू हुआ, ये स्टेटमेंट भी ध्यान रखना आपको गलत है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया दोस्तों 1991 से पहले भी मौजूद थी। हालांकि ये कह सकते हैं 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारत में वैश्वीकरण की गति तेज की, लेकिन ये नहीं कह सकते कि शुरू हुआ।
वैश्वीकरण पश्चिमीकरण के समान ही है। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में गलत है। वैश्वीकरण पश्चिमीकरण के समान नहीं है, क्योंकि पश्चिमीकरण एक सांस्कृतिक प्रभाव है, जबकि वैश्वीकरण में अलग अलग देशों के बीच वस्तुओं, पूंजी, लोगों और विचारों का आदान प्रदान शामिल होता है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो बचा कौन सा? राइट होगा ऑप्शन डी। वैश्वीकरण क्या है दोस्तों? एक बहुआयामी घटना है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी क्या है? परिघटना है, जिसमें माल, पूंजी, लोग, ज्ञान, विचार, संस्कृति आसानी से सीमाओं के पार प्रभावित होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।